ये क्या है नाड़ी ज्योतिष क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे वैदिक ज्योतिष होता है जो हमने शुरू से सुनते हैं, काफी जानते भी हैं उसके बारे में। ये नाड़ी ज्योतिष क्या है? आपने सुना होगा लीफ, नाड़ी लीफ मिल जाती है, उसमें से पास्ट आपका एग्जैक्ट पता लग जाता है। भाई आप कहाँ पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम, आपके परिवार में सिबलिंग्स का नाम, ये सब पता पास्ट का बहुत अच्छा लग जाता है। और फ्यूचर भी उसमें काफी हद तक, मतलब समझ लीजिए 50-60% तक एक्यूरेट आ जाता है। वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष में बेसिक फर्क क्या है? वैदिक ज्योतिष में मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी को पता ही नहीं होता कि खराब गया है। हमको इतनी हंसी आती, मैंने कहा शनि राहु तुम्हारा सबसे अच्छा है, तुम्हारा तो हो सकता है शुक्र गड़बड़ है या हो सकता है मून गड़बड़ है। तो जब तक प्लैनेट नहीं पता चलेगा, और नक्षत्र ज्योतिष में यही बात है नाड़ी ज्योतिष में, कि पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ है। आप दवाई देते रहो, आपको पता ही नहीं है बीमारी क्या है, तो दवाई फायदा करेगी। जैसे वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारी दशाएं चलती हैं, जैसे कोई बोलता है कि काल सर्व दोष है, कोई बोल रहा है आपके यहाँ ये मंगल दोष है, ऐसे बहुत सारे दोष चलते हैं जिससे ये जातक जो है बहुत प्रभावित होता है। तो क्या नाड़ी ज्योतिष में भी ऐसा कुछ होता है कि दोष चलते हैं? आपकी लाइफ टाइमलाइन पे बेस्ड होती है। टाइमलाइन किसकी? ग्रहों की टाइमलाइन जिसको हम महादशा, अंतरदशा, ये 3 डिविजन है टाइम के। महादशा आपको बताती है बड़ी पिक्चर, घर घोड़ा गाड़ी, कंफर्ट, ग्रोथ, ये सब बताती है महादशा। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा मिला के बताती है कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। हर घर में छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी तो है, लेकिन काफी सारे घरों में असाध्य रोग भी है। जैसे आप समझ रहे हैं असाध्य रोग, इलाज भी नहीं मिल पा रहा, पैसे भी बहुत खर्च आ रहे, तो इसका कोई उपाय बताए हमारे दर्शकों के लिए कि जो उसको करने से जो है उनके, क्या घर में किसी को भी है। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से तो देखूं जो लिखा हुआ वही होना है। ये तो मैं अध्यात्म से, अपनी नॉलेज से, अपने गुरुओं की नॉलेज से बता रहा हूँ। जो हमने देखा, चार्ट पढ़ के देखा, जो हमारे पास लोग आए इतने उपाय करके 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च करके आए, कोई रत्न पहन के आए, कोई कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। भारत की ग्रोथ लाइन ऐसी है, भारत जो है ग्रो करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। पीओके जो है इंडिया का इंटीग्रेशन, इंडिया का पार्ट 2028 में हो जाए, 27 में युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान से, और मुझे सितंबर 2026 के बाद ही दिख रहा है। और 27 में हो सकता है हम कैप्चर कर लें और 28 में हमारा वो इंटीग्रेट हो जाए पीओके, और पाकिस्तान के कम से कम नहीं तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। कुछ 2-4 चीज़ें मुझे दिखती हैं विच कैन बी नेगेटिव, बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। लाइक कोरोना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 28 से लेकर 31 तक का समय बहुत ही गड़बड़ है पूरे विश्व की, और ये 26-27 से ये ट्रेलर चलेंगे। तो इसमें वॉर्स भी होंगी कुछ अलग अलग जगह। वायरस वॉर ज़्यादा मुझे समझ में आती हैं। आप बिना किसी के सामने वाले के एक भी इनपुट लिए, सिर्फ डेट टाइम प्लेस निकाल के उसके बारे में सब एग्जैक्टली बता सकते हैं, और वो कन्विंस भी होगा हाँ जी यही चल रहा है। नमस्कार। दक्षिण भारत में एक ज्योतिष पद्धति है जिसको नाड़ी ज्योतिष कहा जाता है। क्या है ये नाड़ी ज्योतिष, कैसे काम करता है ये नाड़ी ज्योतिष? इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित संजीव श्रीवास्तव जी, जो नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्कार टॉक्स में। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर इन्वाइटिंग इन संस्कार टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा पंडित जी, आप देखने में तो बहुत यंग हैं, मतलब हैं भी, आप यंग भी हैं, ऐसा नहीं है कि देखने में आप यंग भी हैं, लेकिन आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ इस नाड़ी ज्योतिष में? मेरे मन में पहला सवाल यही आया आपसे पूछने के लिए। जब से मैंने आपको देखा अभी बात करते हुए, तो मुझे लगा कि आप इतने यंग हैं, और आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट बना कि नाड़ी ज्योतिष? देखिए, मैं तो कहूँगा ये सब गुरु कृपा है। गुरु कृपा के कारण ही मैं इस ज्योतिष के लिए प्रेरित हुआ। वैसे तो मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर और इंजीनियर थे, और मैं भी कहीं ना कहीं उनकी लाइन पे ही, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। कई साल एमएनसीज में अच्छी पोजीशंस पे काम किया मैंने, पर अब काफ़ी वर्षों से मैं ज्योतिष करता हूँ, और स्पेशली नाड़ी ज्योतिष। ये क्या है नाड़ी ज्योतिष क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे वैदिक ज्योतिष होता है जो हमने शुरू से सुनते हैं, काफ़ी जानते भी हैं उसके बारे में, काफ़ी बात भी करी है उसके बारे में। ये नाड़ी ज्योतिष क्या है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विनीत जी। देखिए, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊंगा पास्ट में आपको इधर, कि 2 तरह की ज्योतिषी पद्धति जो है प्रचलित है, और बेसिकली साउथ में ज़्यादा है। आपने सुना होगा लीफ, नाड़ी लीफ। क्या होता है उसमें कि आदमी जो है अपना थंब प्रिंट देता है, और बेस्ड ऑन दैट वो लिपि निकालते हैं। आपके थंब प्रिंट के बेस पे वो आपका पास निकालते हैं, आपका मैच करते हैं सब कुछ, कि भाई वो पहले तो लिपि खोजते हैं उस थंब प्रिंट की, और फिर आपका देखते हैं कि भाई सारा बताते हैं, लीफ मिल जाती है, उसमें से पास्ट आपका एग्जैक्ट पता लग जाता है। भाई आप कहाँ पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम, आपके परिवार में सिबलिंग्स का नाम, ये सब पता पास्ट का बहुत अच्छा लग जाता है। आपकी भी जो विद्या है ये नाड़ी ज्योतिष, तो आप भी पत्तों से ही बताते हैं? नहीं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो ये पत्तों से नहीं होती। तो 2 तरह की इसमें, जैसे मैंने पद्धति है, तो 2 तरह की लीनियज है। एक तो भृगु ऋषि का है, एक अगस्त ऋषि का है। जो अगस्त ऋषि की लीनियज है उसमें ये पत्तों से बताया जाता है, थंब प्रिंट लेके पास बता देते हैं, और फ्यूचर भी उसमें काफ़ी हद तक, मतलब समझ लीजिए 50-60% तक एक्यूरेट आ जाता है।
तो वो पत्तों के बेस पे है। आपका थंबप्रिंट लेते हैं और पत्तों को खोज के, कईयों का मिलता है, कुछ का नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। तो ये साउथ में प्रचलित बहुत है। दूसरा लीनिएज है भृगु ऋषि का। पहला अगस्त ऋषि का है, दूसरा भृगु ऋषि का लीनिएज है। उसमें आप ये समझिए बहुत सारी ज्योतिष पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। जैसे अगर बात की जाए तो तो जैसे ध्रुव नाड़ी है, शिव नाड़ी है, बहुत सारी नाड़ियाँ का मेंशन है। पर्टिकुलर मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो नाड़ी नक्षत्र है। तो क्या बोला गया है कि नक्षत्रों के बेस में इसमें प्रेडिक्शंस होती हैं और जो कि बहुत बहुत एक्यूरेट होती है। देखिए हमारे 12 घर हो गए, भाव हो गए, ठीक है, 12 राशियाँ हो गई, 9 प्लैनेट हो गए, पर उसकी ये सारा हम वैदिक ज्योतिष में करते हैं। पर उसके आगे नक्षत्रों का हम बहुत डीप में हम वैदिक ज्योतिष में नहीं जाते कहीं ना कहीं। तो हम नाड़ी ज्योतिष में क्या है, पहला लेवल जो है प्लैनेट्स, ग्रह जो हो गए, नक्षत्र जो हो गए, भाव जो हो गए, वो तो देखते ही देखते हैं। उसके बाद नक्षत्र में जाते हैं। नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, सारे 9 के 9 प्लैनेट किस नक्षत्र में है। फिर नक्षत्र के बाद हम तीसरे लेवल और जाते हैं जो कि नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के लॉर्ड। इन तीनों को मिला के हम बताते हैं कि कोई भी ग्रह क्या फल देगा। सिर्फ एक ग्रह इस घर में बैठा है और इस राशि में है और ये फल देगा, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं है। ये इसलिए में आप समझ लीजिए कि नाड़ी ज्योतिष में जो एक्यूरेसी लेवल है वो 90% एंड अबव है, 90-95%। हाँ, ये अमेजिंग एक्यूरेसी है। तो वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक उसमें भी वो ग्रह जो होते हैं, आप कौन सी राशि में बैठे हैं, फिर वो भी उसके नक्षत्र में देखते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि खाली ये नक्षत्रों में देखते हैं, क्या राशि नहीं देखते इसके अंदर? नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ ग्रह नक्षत्र राशि तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा कैलकुलेशन और डीप हो जाती है। देखिए किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हमारे इतने सारे दोस्त हैं सब, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछिए कि वैदिक ज्योतिष, वैदिक जो फाउंडेशन जो है नाड़ी ज्योतिष का, वो वैदिक ज्योतिष ही है। ग्रह वही है, राशि वही है, नक्षत्र वही है, कुछ अलग नहीं है। बट क्या है, इसमें डीपर लेवल है। देखिए किसी भी वैदिक ज्योतिषाचार्य के पास जाइए आप, उससे पूछिएगा एक्यूरेसी कितनी है आपकी प्रेडिक्शन में, तो 50-60% बोलता है। कई साल जो प्रैक्टिस कर रखे हैं। कोई रेयर होते हैं जो 70 पे जाए और जो सिद्ध होते हैं वो तो फिर अलग ही बात हो गई, ठीक है। अदरवाइज इसमें 50-60% एक्यूरेसी अचीव करना आफ्टर मे बी 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऑफ साधना ही मैं कहूँगा, पढ़ाई कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। पर जो नक्षत्र ज्योतिष है वो कैलकुलेशंस है, प्योर आप समझ लीजिए। अच्छा, नक्षत्र ज्योतिष को ही नाड़ी ज्योतिष कहा गया? हाँ, नक्षत्र बेसिकली नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष हम बोलते हैं इसका। देखिए मैं बोलता हूँ जो नक्षत्र है ना, देखिए आपकी नाड़ी अगर नाड़ी वैद्य ने पकड़ी, सिर्फ नाड़ी पकड़ के जो है वो सारे शरीर में बता देता है कि क्या बीमारी है। आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली बता देगा क्या बीमारी। ऐसे नाड़ी वैद्य की पद्धति है, नाड़ी वैद्य जो अच्छे ट्रेंड होते हैं वो बता देते हैं। ऐसे ही मेरा मानना है कि अगर आपने नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ लिया, नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी को पकड़ लिया, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि लाइफ में कब क्या होने वाला है और कैसे होगा। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी 90-95%, इनफैक्ट 99% तक कई केसेस में देखी गई है। और ये समझ लीजिए हज़ारों चार्ट्स को देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो इसका एक्यूरेसी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसका भी चार्ट बनाते हैं? हाँ, इसका भी मतलब वैसे जैसे वैदिक ज्योतिष में चार्ट बनता है, वैसे ही इसका भी चार्ट बनता है। इसमें भी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। बिल्कुल, इसमें भी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर आप पूरा लग्न चार्ट है, भाव चलित है, बाकी सारे। पर इसमें हम डिविजनल चार्ट में नहीं जाते। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम D9 पे जाते हैं, D12, D9 और सब पे D70 तक चार्ट्स होते हैं। इसमें हम डिविजनल में नहीं जाते। जो भी वैदिक ज्योतिष का पार्ट होता है वो लेवल 1 पे हम कवर कर लेते हैं। क्या राशि है, कहाँ बैठा है, किसका स्वामी है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, ये सब कवर कर। फिर हम नक्षत्रों में जाते हैं और नक्षत्र के स्वामी पे, तब जाके पूरी कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट होती है। अच्छा, इसके अंदर भी उपाय होते होंगे जैसे वैदिक ज्योतिष में होते हैं, नाड़ी ज्योतिष में? जी। तो ये जो उपाय आप कराते हैं, ये वैदिक ज्योतिष जैसे ही होते हैं या कुछ अलग होते हैं? ये देखिए पहले ये समझना जरूरी उपाय होता क्या है, ठीक है। उपाय हम क्यों करते हैं? किसी भी मेलेफिक ग्रह की दशा को कम करने के लिए करते हैं। तो अब ये तो सब अलग अलग ज्योतिषों का अपना अपना है, वो क्या समझते हैं। मेरी जो फिलॉसफी है, जो मैं मानता हूँ, आई बिलीव, मैं मानता हूँ कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरे इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक तरंग है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो अगर आपके ग्रह कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशन, पर्टिकुलर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह का उपाय करना चाहिए। अब उपाय के तरीके बहुत हैं, बहुत सारे हैं। कुछ कई लोग मैं अलग अलग तरीके के उपाय कहते हैं। मैं इसमें 3 चीज़ें प्रमुख बोलूँगा। देखिए उपाय किसके करते हैं? जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आती है। 6, 8, 12 मैं बोलता हूँ कि इसके उपाय लोग यूजली करते हैं। छठा हाउस हो गया डिजीज, डेथ, लिटिगेशन, एनिमी, ठीक है, जॉब। 8th हाउस हो गया ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून,
अगर और 12th हाउस हो गया लॉसेस एक्सपेंडिचर आउटफ्लो ऑफ मनी, ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की लाइफ में और इन्हीं का उपाय करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ छठा हाउस सेवा का भी होता है, आठवां हाउस योगा प्राणायाम ध्यान का भी होता है। योगा प्राणायाम पद्म साधना स्पेशली मैं बोलता हूँ उसका भी होता है। मैं यूजुअली बोलता हूँ या तो ऑब्स्टिकल अपने योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो। और 12वां घर जो होता है लॉसेस एक्सपेंडिचर आउटफ्लो, और 12वां घर ध्यान का भी होता है, डीप लॉन्ग मेडिटेशन। तो क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, मैं यूजुअली सुदर्शन क्रिया सिखाता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ उसको करें, क्योंकि उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है सब में, वो बहुत कम हो जाता है। तो जब आप 3-4 दिन के ध्यान में जाते हो तो आपकी लॉस एनर्जी जो है, चाहे हेल्थ की लॉस हो चाहे वेल्थ का लॉस हो, वो कम हो जाती है। तो 6, 8, 12 इसका तो उपाय देने के तरीके अलग अलग हैं। फिर मंत्राज आर द वाइब्रेशंस। जो आप उपाय बताते हो, जैसे आपने मेडिटेशन एक उपाय बताया, जी योग जी, आपने ध्यान बताया, योगा ध्यान बताया, प्राणायाम जी। अगर कोई करता है तो उसको कितना समय लगता है ये सब में? मतलब उसको जो रिलीफ मिलेगा, मेरा पूछने का मतलब हाँ, है बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन। महीने में, 2 महीने में, 5 दिन में, देखिए, 10 दिन में, या मैं- पहले दिन जिस दिन करेगा उसी दिन से मिल जाएगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जादू तो दुनिया में होता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, पर अगर ये प्रैक्टिकली करता है कोई तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको 2 हफ्ते बाद ही देखने को लग जाते हैं। लोगों ने तो 3-3 दिन और 1-1 हफ्ते करने के बाद ही बताया। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ जो मेरे उपाय जो भी मंत्र है ध्यान है 8 हफ्ते ज़रूर करें। मंत्र थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। नहीं, मैं मंत्र बोलने को तो बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ सुनो। देखिए सुनो और ध्यान करो, वो अच्छा, सुनने का प्रभाव रहता है मंत्र? सुनना का प्रभाव इक्वली है। देखिए अल्टीमेटली समझना है कि कर्मों का ज्ञान समझना बहुत गूढ़ है यहाँ पर, ठीक है। कर्म जो है कैसे काटे जाते हैं दुनिया में, कर्म काटने के पूरी सृष्टि में 2 ही तरीके हैं जो मुझे समझ में आता है। एक गुरु की दया, किसी भी एनलाइटन महापुरुष किसी गुरु की दया हो जाए, क्योंकि वो फिर कर्मों को अपने पर ले लेते हैं। कर्म को काटा नहीं जा सकता, ये पर से अगर काटने की बात करें वो ले लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शक्ति ऐसी होती है कि वो कर्म को कम कर देते हैं, ठीक है, भार कम कर देते हैं। दूसरा है आपके खुद की साधना, आप ध्यान करो, साधना करो, कुछ मंत्र करो। अच्छा, मंत्र जाप करो एक चीज़ है, और मंत्र को सुनो, दोनों का प्रभाव इक्वली है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र जपना ही है। तो अगर आप ध्यान कर, आप कुछ सुन रहे हैं, कोई मंत्र सुन रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, उसका प्रभाव इक्वली है, ठीक है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप मंत्र जप करें, उसके अलावा देखिए अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं और मंत्र जप करने के बाद अगर आपने ध्यान नहीं किया तो वैसे ही हो गया कि आपने जूस बनाया और उसको टेबल पे रख के चले गए, पिया नहीं। मतलब उसका प्रभाव सिर्फ 20% रह जाता है, जो मेरा अनुभव मैंने देखा है लोगों का। तो पर अगर आप मंत्र जाप करते हो, उसका ध्यान करते हो, तो वो 100% कराता है। मैं कहता हूँ कि ध्यान करो, आप मंत्र को प्ले कर दो। हाँ, ये है कि वो जो है मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। कोई भी ऑथेंटिक जगह पे, जैसे सत्वा करके एक ऐप है, वहाँ पर बहुत अच्छे मंत्र होते हैं। तो अब मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो, उसको सुनो और ध्यान करो, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमने तो देखो 24 से 48 घंटे में भी चेंज होते हुए देखा है, लोगों के फीडबैक देखें। एकदम डिप्रेशन में आता है आदमी और 24 से 48 घंटे बोलता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद बोलता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पर हम बोलते हैं कि यार 6 से 8 हफ्ते ये करो, आप डेफिनेटली चेंज देखोगे अपनी लाइफ में, अपने मेंटल स्टेटस में। देखिए ये बात अलग है कि जॉब जब मिलनी है तब होगी, शादी जब होनी है तब होगी, वो तो टाइम का समय का भी। पर आपके मन स्तर पे इतना चेंज आ जाता है 2-4 हफ्तों में ही कि आप एकदम नेगेटिव से, कहाँ बंदा सुसाइड करने वाला था, हमारे पास पे बहुत केसेस आते हैं सुसाइड करने अच्छा, वाले, आत्महत्या करने जा रहे हैं लोग बाग, डिप्रेशन में, सुसाइड में। हाँ बिल्कुल आते हैं। और फिर वो नहीं करते, वो अरे मतलब नहीं उसको करते, बिल्कुल मंत्र बिल्कुल, चैंटिंग करी, बिल्कुल, योग किया, बिल्कुल, ध्यान किया, बात करने तो के उनका उसमें से वो खत्म हो जाता है कि अब आत्महत्या नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल। वही मन स्थिति चेंज हो जाती है। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपने किसी की मन की स्थिति चेंज कर दी, वो सबसे बड़ा काम है। आपने भी बात करते बोला गुरुदेव बोलते हैं, तो मैं जान सकता हूँ वो गुरुदेव कौन है? मैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी को बहुत मानता हूँ, उनसे हमारा बड़ा प्रेम है और उन्हीं की कृपा है, दया है जो मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी दया, आपने उनसे सीखा है ज्योतिष? क्या नहीं, किया नहीं, आपने? उनसे नहीं सीखा, उनसे प्रेरित हूँ मैं ये कहूँगा, क्योंकि क्या गुरुदेव भी ज्योतिषाचार्य हैं? देखिए गुरुदेव तो बहुत आगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। उनको नॉलेज तो सभी है, दुनिया का कौन सा नॉलेज उनके पास नहीं है। पर वो वो तो खुद एक कहता हूँ, खुद सृष्टि से ऊपर है, बियॉन्ड है। तो उनकी प्रेरणा हुई, उनका आदेश हुआ, उनकी कृपा हुई, तो मैं ज्योतिष में आया। अदरवाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल। आई वर्क फॉर 20 years in a corporate job in good positions, and I traveled across world. बट ज्योतिष तो ऐसा था कि मेरे पिताजी भी करते थे। तो 8-9 साल की उम्र से ही मैं बहुत प्रेरित था उनसे।
तो तब से खड़े होके हमसे सीखते थे, सुनते थे। तो ज्योतिष तो ब्लड में ही था एक तरह से, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ज्योतिषी ज्योतिष का काम करूँगा। ये सब गुरुदेव की ही कृपा और उनका प्रेरणा है, तो जिसमें आया मैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारी दशाएं चलती हैं, जैसे हाँ, कोई हाँ। बोलता है कि काल सर्व दोष है, कोई बोल रहा है आपके यहाँ ये मंगल दोष है, कोई बोलता है कोई सा दोष है, ऐसे बहुत सारे दोष चलते हैं, दोष चलते हैं, जिससे जी। कि जातक जो है बहुत प्रभावित होता है। हम्म। तो क्या नाड़ी ज्योतिष में भी ऐसा कुछ होता है कि दोष चलते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपकी लाइफ किस पे बेस्ड होती है, पहले ये समझना ज़रूरी है। आपकी लाइफ टाइमलाइन पे बेस्ड होती है। टाइमलाइन किसकी? ग्रहों की टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन जिसको हम महादशा, अंतर्दशा, ये 3 डिविजन्स हैं टाइम के। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा। महादशा आपको बताती है बड़ी पिक्चर, घर, घोड़ा, गाड़ी, कंफर्ट, ग्रोथ, ये सब बताती है महादशा। अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा मिला के बताती है कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे को जॉब है, नहीं है, मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, कैसी मेरी शादी चल रही है अगर मैं शादीशुदा हूँ तो ये सब अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा बताती है, और महादशा बड़ी पिक्चर बताती है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ एग्जैक्टली मैप, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैप टू दीज टाइमलाइंस। जैसी महादशा होगी, जैसा अंतर होगा, जैसा प्रत्यंतर होगा, आप बिना किसी के सामने वाले के एक भी इनपुट लिए सिर्फ डेट, टाइम, प्लेस निकाल के उसके बारे में सब एग्जैक्टली बता सकते हैं, और वो कन्विंस भी होगा, हाँ जी यही चल रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बताया था। नाड़ी नक्षत्र में इतना पावर है। दूसरा, आपने बात की दोषों की, ठीक है, ये तो टाइमलाइंस हो गई। अब दोष है, कालसर्प दोष है या मांगलिक दोष है, ये सब हम नाड़ी ज्योतिष में नहीं मानते। देखिए, पहली बात तो कालसर्प दोष होता ही नहीं कुछ। वैदिक ज्योतिष में तो वैदिक बहुत बताया जाता है इसके बारे में, लेकिन अब इसमें भी देखिए- खंडन है। कुछ देखिए, जो बताते ज्योतिषाचार्यों ने हैं इसको वो मना किया है कि हाँ। नहीं ये नहीं है, कुछ कहते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र जो महर्षि पराशर जी ने लिखा है, आप उसमें खोलिए तो आपको कोई कालसर्प दोष नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी लोग जो बोलते हैं वो बोले, हम नहीं मानते इसको, ठीक है। हम बोलते हैं कि आप देखो, हुआ ये कि आपके पास कोई प्रॉब्लम में आया, आपने देखा यार चार्ट में सब ग्रह ठीक से बैठे हैं, सबकी दशा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या बताएं उसको। तो कहीं ना कहीं ये कालसर्प दोष का उत्पन्न हो गया जी, ये दोष है, क्योंकि ग्रह में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और असली चीज़ ये होती है कि प्लैनेट सही जगह बैठे हैं, पर आपने नक्षत्र को इग्नोर कर दिया, नक्षत्र लॉर्ड को इग्नोर कर दिया, तो पता ही नहीं चला। तो 90% ऑफ द टाइम मैंने ये देखता हूँ कि जो ग्रह आपका सबसे अच्छा या कम से कम एवरेज, अबव एवरेज है, उसको लोग खराब ग्रह मान के उसके उपाय कर रहे होते हैं। अच्छा। बोलते शनि खराब है, शनि खराब है, और शनि सबसे अच्छा बैठा होता है प्लैनेट्स, मतलब चार्ट में, क्योंकि असलियत पता ही नहीं होती। असलियत ही जो है नक्षत्र नाड़ी में खुलती है। क्योंकि क्या है कि आप ऊपर के सरफेस लेवल को देख के आप ये नहीं बता सकते कि अंदर चल क्या रहा है। ऊपर तो अच्छा है, पर अंदर अगर 6, 8, 12 की एनर्जी है तो सब गड़बड़ जैसे है। आजकल काफी सुनने में मिलता है, देखा भी जा रहा है कि मांगलिक दोष को लेके काफी लोग परेशान है कि इसका विवाह इससे नहीं हो सकता कि मांगलिक है। तो क्या ये भी कोई दोष नहीं, होता है, नहीं, ये भी नहीं। बनाया हुआ है? मैं आपको इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए, मांगलिक दोष को देखने का तरीका नाड़ी ज्योतिष में डिफरेंट है। देखिए, क्या होता है कि जैसे मैच मेकिंग के टाइम ये क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर वैदिक ज्योतिष में मैं 10 साल से बोलता रहा हूँ कि गुणा मैच मेकिंग जो है ये तरीका सही नहीं है। आप गुणा से मैच करिएगा और शादी करवा दीजिएगा तो 28 गुण वाले का भी डिवोर्स हो गया है, 32 गुण वाले की भी लाइफ अच्छी नहीं चली है, और 12 गुण और 18 गुण और 8 गुण वालों की भी लाइफ अच्छी चली है और अच्छा मैरिड लाइफ रही है। तो गुणा जो है वो एकदम सही पिक्चर नहीं बताता है कि कैसी मैच मेकिंग है। वहीं एक फैक्टर आ जाता है मांगलिक दोष, ठीक है। तो मांगलिक दोष क्या, अगर मंगल आपके 12 में से 6 जगह उपस्थित है तो आप बोलेंगे मांगलिक। तो आधी पॉसिबल जनता जो मैच मेकिंग मैच हो सकती थी उसको वैसे ही आपने नकार दिया, तो ये गलत तरीका है। हम 2 तरह की चीज़ें बोलते हैं कि स्पाउस एनर्जी आपकी कैसी है। नाड़ी ज्योतिष में हम बोलते हैं स्पाउस एनर्जी कैसी। 7th हाउस के 7, 2, 7, 11, सेकेंड हाउस जो फैमिली का, 7th हाउस स्पाउस का और 11th हाउस गेन का, 2, 7, 11 की एनर्जी कितनी है और कैसी है, और 10 अदर फैक्टर्स, प्रोजनी, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, ये सब चीज़ें हम देखते हैं और बताते हैं कि मैच सही है कि नहीं। तो सिर्फ गुणा देख के नहीं, ग्रह मैत्री या नाड़ी दोष ये सब देख के नहीं, ये सब आदमी को भरमाते हैं, ये कभी सही पिक्चर नहीं बताते। तो आपको अगर मांगलिक दोष की जहाँ तक बात है, अगर मंगल में कहीं ना कहीं 1, 6, 10, 8, 12 है, तभी हम उसको मांगलिक या ऐसा बोलेंगे कि मंगल का टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। अदरवाइज तो मंगल जो मांगलिक दोष बोलते हैं, मैंने तो कई बार देखा है
मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि मंगल आपका फेवर करता है मैरिज को, रादर देन उसको दोष बता के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान पूरा शायद नहीं है जो भी लोग एनालाइज करते हैं शायद। तो मुझे ये आई थिंक कहीं ना कहीं इसको ठीक करना पड़ेगा। और नाड़ी ज्योतिष से अच्छा मैच मेकर दुनिया में नहीं है। ये हमने बहुत मतलब हज़ारों जिनकी कुंडली में ये मंगल दोष है या मांगलिक दोष है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि वो नाड़ी ज्योतिष में जाके जो है वेरीफाई करें, वैलिडेट करें कि भाई है, हाँ वहाँ भाई है। हमने तो कई सारे जितने मांगलिक दोष आए, नाड़ी दोष आए, हमने बोले नहीं शादी करो कोई दिक्कत नहीं। अब नाड़ी दोष बोलते हैं कि भाई नाड़ी दोष ये है वो है, नाड़ी में अगर 0 गुण आ गए तो नाड़ी दोष हो गया, तो आपका शादी नहीं हो सकता। आपके बच्चे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं लीनियज सेम है तो आपका बच्चे नहीं होंगे, जो कि गलत है। ठीक है, बच्चे होते कब है? जब लड़की के चार्ट में 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 2, 5, 11 अगर वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी या वो कॉम्बिनेशंस हैं तो बच्चे होंगे, बिल्कुल प्रोजेनी का चांस है, कोई चांस क्या, बिल्कुल होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर सिर्फ नाड़ी दोष, क्योंकि अब हमारा किसी से डिस्कशन हो रहा है तो बोलते हैं आपने नाड़ी दोष को कैसे मना कर दी, ये तो है ही। मैंने कहा आप मुझे 5 चार्ट दिखा दो जहाँ नाड़ी दोष में जो है हो और बच्चे 2, 5, 11 हो और बच्चे ना हुए। अब मेरे को 5 चार्ट, मैं आपको 50 दिखा दूंगा जहाँ नाड़ी दोष है पर 2, 5, 11 लड़की के चार्ट में हैं और वहाँ बच्चे हुए हैं। तो देखिए हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी होता है, रिसर्च बेस्ड होती है। देखिए मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पढ़ाता हूँ, मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, एंड वी बिलीव इन डूइंग रिसर्च। कि जब तक रिसर्च नहीं करोगे ज्योतिष का फील्ड अधूरा है। तो रिसर्च के बेस पे मैं जितना बोल रहा हूँ वो रिसर्च के। अच्छा, किसी को नाड़ी ज्योतिष अगर सीखना हो तो उसके साथ दक्षिण भारत जाना पड़ेगा सीखने के लिए? नहीं, दक्षिण भारत में प्रचलित जरूर है, पर देखिए हम तो जैसे आपने सही बोला कि दक्षिण भारत तो नहीं जाना, उसको ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ और पूरी दुनिया में सिखाता हूँ। और ये 6 महीने का कोर्स होता है, 2 घंटे हर हफ्ते। और आप समझ लीजिए 6 महीने में एटलीस्ट 85 to 90% आप प्रेडिक्शंस एक्यूरेट करना सीख जाते हैं, जो कि अपने आप में मिरेकल है। और इसका श्रेय मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं दूंगा, मैं इसका सीधा पूरा अपने गुरुदेव को दूंगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये हो पाना पॉसिबल नहीं था। और इतने सारे स्टूडेंट्स, मेरा काम है लोगों को एम्पावर करना। भाई मैं अकेला पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकता, तो मैंने ऐसे हज़ारों नाड़ी ज्योतिष पूरी दुनिया में ऐसे आ गए। चाहे आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, कनाडा, दुबई, अमेरिका, यूएस में कितनी सिटीज़ का नाम लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं नाड़ी ज्योतिष वाले और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आपने बोला जैसे कि आप विदेशों में सिखाते हैं, लेकिन क्या विदेशों में आपसे सिर्फ सनातन धर्म के लोग वाले ही लोग सीखते हैं या कुछ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं सीखने के लिए? सरप्राइज होगा, आपको बहुत सरप्राइज होगा ये जान के कि आप समझ लीजिए कि मुस्लिम्स भी सीखते हैं हमसे। अच्छा, फॉरेनर्स भी सीखते हैं, जबकि मुस्लिमों में ये बैन है एक तरह से ज्योतिष करना और बताना और करना, पर उनको इंटरेस्ट बहुत है। तो मेरे कई सारे मुस्लिम क्यूरियोसिटी का विषय तो क्यूरियोसिटी का बेस है। और मैं बता रहा हूँ उनमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत प्रचलित है अंदर। लोग वहाँ पर भी कई अच्छे स्टॉलर्स हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी। तो ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नहीं जानते, वहाँ लोग नहीं प्रेडिक्ट करते, बहुत अच्छा वहाँ पर भी जानकार लोग हैं। तो कई सारे हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। हमारा ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में भी लोग, हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट है, लोग आते हैं करते हैं। क्रिश्चियंस लोग बिल्कुल करते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं। फॉरेनर्स हैं, बहुत सारे सीखते हैं। तो हमारे कई सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं। तो ये कास्ट से कोई रिलेशन नहीं है या कोई रिलीजन से कोई रिलेशन, धर्म से कोई संबंध नहीं है। सबको अपना भविष्य जानने में बहुत उत्सुकता है। बिल्कुल। तो यही बस बात है जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। और लोग जब रिजल्ट देखते हैं ना, वो 2-3 महीने में ही देखते हैं कि अरे यार मैं तो अच्छा रीड कर पा रहा हूँ, मैंने जो बोला था वो सत्य हो गया। क्योंकि हम तो पहले महीने से दूसरी-तीसरी क्लास से लोगों को प्रेडिक्शन सिखा देते हैं। अच्छा। और लोग देखते हैं तो वाइल दे आर, जब तक वो 6 महीना कोर्स करते हैं उनके पास बहुत सारे फीडबैक आया था कि आपने जो बताया वो सत्य हुआ। तो उनका मोटिवेशन लेवल भी अलग चला था। तो 6 महीने का कोर्स होता है और हम ये ऑनलाइन सिखाते हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, तो सब कोई सीख सकता है। ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स। अच्छा, चलिए अब ये बताइए मेरे को आप कि जो हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में जैसे उपाय बताए, आपने कहा नहीं वो अलग उपाय हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कौन से उपाय में पहले असर ज़्यादा होता है? नहीं, मैं जैसे अलग कुछ नहीं, मैं अलग नहीं बोलूँगा। नहीं, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी ने वैदिक ज्योतिष में कोई उपाय बताया और किसी ने नाड़ी ज्योतिष को उपाय बताया, इफेक्ट किसका पहले आएगा? देखिए मैं बताता हूँ, समय किसमें कम लगेगा, जातक को लाभ किसमें ज़्यादा मिलेगा? समझ गया। देखिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जिसका उपाय बता रहे हैं उसका उपाय करना भी कि नहीं करना। वो तो ज्योतिषाचार्य बताएगा, ज्योतिषाचार्य बताएगा। तो अगर आप सही प्लैनेट का उपाय ही नहीं कर रहे तो फायदा कैसे होगा? पहले तो ये जानना है कि खराब क्या है मेरा,
मज़ेदार बात यह है कि वैदिक ज्योतिष में मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी को पता ही नहीं होता कि खराब क्या है। क्योंकि कई जब लोग आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं हम गए थे, हमने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, हमारा शनि खराब है, हमारा राहु खराब है। हमको इतनी हंसी आती, मैंने कहा शनि राहु तुम्हारा सबसे अच्छा है, तुम्हारा तो हो सकता है शुक्र गड़बड़ है या हो सकता है मून गड़बड़ है। तो जब तक प्लैनेट नहीं पता चलेगा, और नक्षत्र ज्योतिष में यही बात है, नाड़ी ज्योतिष में, कि पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ है। आप दवाई देते रहो, आपको पता ही नहीं है बीमारी क्या है, तो दवाई फायदा करेगी? आप ही बताइए। हाँ, गलत बीमारी के लिए गलत दवाई और ज्यादा पेशेंट को गलत तकलीफ दवाई देगी। आपको जब पता है कि भाई मेरे घुटने में दर्द है और मैं पेट दर्द की दवा देता रहूं तो फायदा होगा? नहीं होगा। तो पहली बात ये कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम अगर वो आइडेंटिफाई कोई भी कर लेते हैं तो फायदा तुरंत होना बाकी। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें पहले फायदा होगा, इसमें ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि अगर उस ज्योतिषी ने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, तो आप समझ लीजिए कि आपको 6 हफ्ते 8 हफ्ते में रिलीफ मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में रिलीफ, कम से कम 2 हफ्ते में रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते, मैक्सिमम 8 हफ्ते। हाँ, 8 हफ्ते में आपको पता चल जाना चाहिए क्या है, पर वो जो बात माने, फॉलो करे बेसिकली। हम तो ये भी देखते हैं कि 1 हफ्ते में लोगों को, 3 दिन में लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलूँगा कि यहाँ उपाय ज़्यादा तेज है, वहाँ उपाय कम है। अगर उस ज्योतिषी ने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से, किस नक्षत्र की वजह से, तो हो जाएगा। चांसेस ये होता है कि वैदिक ज्योतिष में पता नहीं लग पाता, उनका दोष नहीं है, ये कोई उनकी कमी भी नहीं है, वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं है। एक्चुअली वैदिक ज्योतिष प्रिडिक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं है, प्रिडिक्शन के लिए नाड़ी ज्योतिष कि आपकी लाइफ में, भाई मैं कहता हूँ ज्योतिष आपका जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक चलता है। जन्म से पहले कैसे लोग आ जाते हैं, सिजेरियन होना है जी, मुहूर्त बता दीजिए, तो जन्म से पहले ज्योतिष शुरू हो गया। और मरने के बाद भी अगर एक पर्टिकुलर आप गणमूल नक्षत्र पढ़े हो तो उसकी अलग विधि है भाई। तो ज्योतिष का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। तो आपको ये देखना है कि भाई मतलब ठीक है कि आप उपाय करो, श्रद्धा से करो, और मेरे को जो लगता है अगर आप ध्यान साधना और स्पिरिचुअलिटी के उपाय करोगे तो आपको 99.99% ज़्यादा फायदा करेगा, रादर देन आप यहाँ कुछ लिख दो, वहाँ कुछ लिख दो, पानी में बहा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो सब 10 से 15% उपाय हैं। मैं कहता हूँ देखो, यज्ञ पूजा वगैरह सब हमारे यहाँ माना गया है, ठीक है, यज्ञ करो, पूजा करो, मंत्र करो, पर आप अगर यज्ञ भी करते हो, कोई पूजा भी करवाते हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट है 5 से 15% होता है। भाई 80-85% तो आपको खुद को काटना पड़ेगा। और कैसे काटोगे? वो साधना और ध्यान से ही कटेगा। ध्यान से ही कर्म करते हैं और किसी से कर्म नहीं करते। ब्रह्मा जी ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है कर्मों का नेचर। देखिए इतना कॉम्प्लेक्स है कर्म कि मन का कर्म मन से कटेगा, शरीर का कर्म शरीर से कटेगा। ये ब्यूटी है। अगर आपका शरीर बहुत अच्छा, आपने मन से किसी को दुख दिया है तो आपको मन की पीड़ा होनी है। तो अगर मन की पीड़ा है तो मन किसी का एलिवेट करो तो आपका उपाय हो गया। आपका मन दुखी है तो आप किसी के मन को अच्छा कर दो, तो ये कर्म। अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचाई है, हार्म हुआ है, तब वो कैसे उसको भाई मन दिल को ठेस पहुंची है ना। नहीं हार्म किया किसी को, सर फिजिकली, हाँ फिजिकल, तो आप सेवा करो, फिजिकल शरीर से सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में कहीं जाओ। झगड़ा हो गया तो मतलब किसी ने किसी को मारा और उसका कर्म जो है वो ये। भाई अगर कुछ भी है कर्म, क्या दुखी हो रहा है आदमी के शरीर में कोई व्याधि आ गया, अगर शरीर में कोई व्याधि है तो उसको सेवा से, शरीर फिजिकल सेवा से, एक मन की सेवा हो गई, किसी को आपने मन से एलिवेट किया, वो मन की सेवा है। शरीर की सेवा शरीर से, जाके भाई झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जूते करो, जो भी जैसे गुरुद्वारे में होता है, मंदिर में होता है। आप फिजिकल या किसी गरीब की मदद कर दो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, गुरुद्वारा मंदिर भी नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप किसी गरीब की मदद करो। फिजिकल सेवा करोगे तो फिजिकल कष्ट दूर होंगे। देखो गरीब की मदद का मतलब ये हो गया आप उसे आर्थिक सहायता दे रहे हो। आर्थिक सहायता, खाना पीना मतलब खिला वो भी दिया आर्थिक ही रूप आपने, हुआ ना, हाँ, एक कोई रूप भी से। आपने भाई मेहनत किया, आपने पूड़ियाँ तली, सब्जी बनाए, मार्केट से सब्जी लाए, खुद कर रहे हो, मेहनत, फिजिकल एफर्ट पैसा लग तो रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है। तो जैसे, और फिर अगर देखिए मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ की कमी है ना उसको देना सीखो पहले। ये एनर्जी है ना, पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी और वाइब्रेशंस है। जिस चीज़ की कमी है, अगर पैसे की कमी है लाइफ में तो पैसा देना सीखिए, लोगों को हेल्प करिए जितना आपसे हो सकता है। ये नहीं, उसमें ये नहीं कि 50 रुपये, 100 रुपये और 1 लाख रुपए, जितना आपकी श्रद्धा है। वैसे भी बोला गया, पैसा ही नहीं, वो कैसे पैसा देगा? देखिए ऐसा नहीं है किसी के पास पैसा नहीं है, सब लोग कमाते हैं, रोटी खा रहे हैं ना सब। मैं भिखारी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सब लोग रोटी खा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं 100 रुपये महीने का, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कमा रहे हैं ना। तो अगर वो 10% भी किसी के और गरीब की मदद कर देता है तो समझ लीजिए उसको, शास्त्रों में लिखा गया है अगर 100 रुपये दोगे तो 125 वापस आएगा। अगर आप 100 रुपये किसी को देते हैं तो 125 रूल है, ये रूल को काटा नहीं जा सकता, ये रूल है, यूनिवर्स का रूल है।
तो जो भी आप प्यार आपकी लाइफ में कम है, प्यार नहीं मिलता, आप प्यार बांटना सीखो, प्यार अपने आप डबल होके आएगा, 1.25 गुना तो है पक्का ही है, उसके ऊपर आएगा ही आएगा। तो जो भी लाइफ में कमी है आप उसको देना सीखिएगा, छोड़ना सीखिएगा ना। देखिए हम जो है ना पास्ट या फ्यूचर में ही अटके रहते हैं, पास्ट में आते हैं तो रिग्रेट्स होते हैं, अरे ये नहीं किया था, फ्यूचर में सोचते हैं तो एंग्जाइटी रहता है, प्रेजेंट में रहते नहीं। जब प्रेजेंट में रहने लग जाओगे ना तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत सुखी हो जाएगी। अभी तो कोई दुख नहीं है ना, अभी तो सुख है ना, अभी तो सांस चल रही है ना। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे गुरु महाराज ने सिखाया था, बचपन से हमारे गुरु रहे बाबा जय गुरुदेव जी, भाई आज में जियो, मतलब इन द सेंस कि आज ही जीवन है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचोगे, बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वो बोलते थे कि भाई जियो तो ऐसा जियो कि जैसे आज का ही दिन है मेरे पास। अगर ऐसा जीवन आपने जीना सीख लिया तो समझ लो फिर आप लाइफ के इतने भवसागर हैं उनसे पार हो जाओगे। तो गुरु की बड़ी, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु आ जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। आज की दौर की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो दो हैं, एक बच्चों की एजुकेशन, दूसरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि उसकी कमाई कम है, लगता क्या है भी, काफी लोगों की कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब लोग कुंडली लेके जो है ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषी बताता है जी आपकी तो कुंडली में कमाई का योग ही नहीं है। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, कोई कमाई का योग होता है क्या, कोई पैसे वाला होगा, कोई बहुत गरीब होगा, कोई मध्यमतर होगा, ऐसा क्या है? क्या नाड़ी ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में इस तरह का कुछ है क्या? देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्या है कि ये थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी क्वेश्चन है, थोड़ा ज्योतिष की तरफ भी क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है ये। जो कि ज्यादा परेशान लोग पैसे को लेके ज्यादा है। पिछले 20-25 साल के इस दौर में जहाँ आधुनिकता बढ़ती चली गई, जी वहाँ पे जो है आदमी आर्थिक संकट से ज्यादा परेशान है। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं जैसे कहता हूँ कि जैसा आदमी का चार्ट होता है वैसे ही लाइफ होती है, और जैसे ही लाइफ होती है वैसा चार्ट होता है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली चीज़ें मैच करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं सकते। कर्मों का अपनी जगह अपना स्थान है, ठीक है। डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके चार्ट में लिखा हुआ है वो आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपको पैसा मिलेगा, पर अगर आप कर्म नहीं करिएगा, मेहनत नहीं करिएगा, तो वो सिर्फ अपना प्रसाद दे के थोड़ा सा चला जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ जिसकी चार्ट में ये हो कि भाई कर्म भी करेगा पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या उपाय है? मैं वही उसी पे आ रहा था। तो बेसिकली क्या है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा है कि कर्म लिखा है चार्ट में बहुत कम है, पर वो कर्म किए जाते, तो ये क्या, कर्म का प्रधान विश्व रचि राखा, तो ये कर्म प्रधान है। ये मृत्यु लोग है, तो क्या है, अगर आप कर्म करोगे, हो सकता, देखिए 3 चीज़ें चेंज करने के लिए, अगर एक भाग्य में लिखा हो, आपके प्रारब्ध में हो, तो आप भोगोगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कर्म करोगे और रुकोगे नहीं, और जिसे कहते हैं पूरा डिवाइन पर श्रद्धा के कर्म करोगे, अगर आपके चार्ट पे भी नहीं लिखा होगा ना, गुरु कृपा और डिवाइन की ब्लेसिंग से वो मिलता है। तो ऐसा नहीं बोलते ओ मेरे चार्ट में तो लिखा ही नहीं, मैं तो गरीब ही रहूँगा, ये गलत मानना है, इसको नहीं, ये हम नहीं बोलते। हम बोलते हैं कर्म करोगे तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। ये तो देखो गीता में भी लिखा है, कर्म करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी, वो बात अलग है कि भाई कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये मिले। पर अगर आप रिटर्न, अगर टेक्निकल बात करें भाई मेरे चार्ट में तो कोई धन योग नहीं है, कोई राजयोग नहीं है, कोई गज केसरी योग नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी हो जाएगी, किसी ज्योतिष ने बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं कह रहा हूँ योग ना होते हुए भी गुरु कृपा और भगवान की कृपा और भगवत कृपा से आपको चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में। आप जैसे भी पिछले 20-25 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, लोग आपसे हजारों लाखों लोग आपसे मिले होंगे, जुड़े होंगे, तो आपके किसी अनुभव में ऐसा आया है कि किसी के कुंडली के अंदर जो था कि कुछ योग नहीं थे, लेकिन उसने अपने मेहनत, उसने कर्म से उसको बदल दिया? बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। अच्छा। तो देखिए यही मैं कहता हूँ ना, जैसे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऑटो लिंक से जुड़ा हूँ, तो हमने कई बार देखा कि चार्ट ऐसे हैं जहाँ एकदम ग्रहों की स्थिति ऐसी कि ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये आपको लगा उसकी चार्ट देख के? हाँ, चार्ट देख के उसके भविष्य में कुछ नहीं है, सब अंधकार छाया। हाँ, मतलब अंधकार इन द सेंस वो कुछ नहीं कर सकता, वो ज्यादा कुछ पैसे वैसे लिखे नहीं है उसके पास, ये तो ऐसी उसके ग्रह उस पोजीशन में है ही नहीं, इसके वैरागी का जीवन रहेगा इसका। अब मजे की बात क्या है, वो वैरागी तो है ग्रहों के हिसाब से, पर उसका जीवन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुरु कृपा पे है। गुरु कृपा के आने के अंदर क्या हुआ, उसको हर जगह कंफर्ट भी, वो ज्ञान दे रहा है, साधना भी कर रहा है, और उसको किसी तरह कंफर्ट दिक्कत भी नहीं, क्योंकि लोग खुद ही आके पैसा दे रहे हैं, उसको कमाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो काम गुरु का कर रहा है। तो गुरु कहते हैं कि तुम मेरा काम कर, तो अपना काम भूल जा, मैं तेरा करूँगा। तो ये वाली बात है कि जब वो गुरु का काम करता है, तो जब गुरु, मतलब गुरु डिवाइन, मैं ये कहूँगा, जब जो डिवाइन का काम करोगे, आप भगवान का काम करोगे, तो भगवान, ये बात हुई एक अकेले जातक की। हाँ, अगर परिवार के साथ हो तो? हाँ, अगर परिवार के साथ भी है तो मैंने जैसे बोला कि
कईयों के काम मैं इस तरह से देता हूँ इसको, जैसे कई काम लगते हैं कि इम्पॉसिबल, यार ये नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, ये जॉब नहीं लग सकती, या ये शादी नहीं हो सकती। भाई यहाँ मैंने देखा है कि भाई मैंने कहा देखो, चार्ट इज़ लुक्स लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट मैरिड। अभी लेटेस्ट की बात है, बहुत मुश्किल है, ये तो लगता है शादी की वाले दिन ही टूट जाएगा, या शादी से 2 दिन शादी होगी नहीं, शादी होगी नहीं, या शादी से 2 दिन पहले टूट जाएगा। और हमने तो ऐसा बोल के, हल्का सा बोल के, ज़्यादा नहीं बोलते हम, नेगेटिव बोलते नहीं, मैंने कहा ध्यान रखना, थोड़ा सा इंडिकेशन कर दिया। 10 दिन पहले पेरेंट्स आते हैं, ये तो शादी का मन नहीं है इसका, इस लड़के का तो ये मन नहीं है, ये तो बोल रहा है तोड़ दो, मैं तो नहीं करूँगा शादी। हम तो क्या, अच्छा रुको, ये उपाय करो और जाके ये ब्लेसिंग लो, यहाँ बात करो, ऐसे ऐसे करो। तो मतलब ये समझ लीजिए कि गुरु कृपा किसी तरह करवा दी, और आप समझ लीजिए उसकी शादी भी होगी और अच्छे से हो गई। अच्छा। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जहाँ हमने देखा कि इम्पॉसिबल चीज़ों के भी कहीं ना कहीं उपाय निकल गए हैं और वो चीज़ें हो गई, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जॉब हो। एकदम जिस कहते हैं ना, एकदम स्ट्रेंथलेस जिसे ग्रह कहते हैं, उसमें भी पर्सन का जॉब लग गया। पर देखिए वो तभी पॉसिबल है जब आप डिविनिटी में बिलीव करते हैं, उस सत्ता में बिलीव करते हैं, उस सनातन सत्ता में बिलीव करते हैं, तो आपकी चीज़ें इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होती हैं। अच्छा, आपके नाड़ी ज्योतिष के अंदर क्या भविष्य के साथ साथ क्या ये भी बताया जाता है कि जैसे देश की लोग आजकल बड़ी बात कर रहे हैं कुंडली की, कि भाई अभी जैसे पीछे अटैक हुआ, लड़ाई हुई देश के अंदर, तो क्या हमने आक्रमण किया पाकिस्तान के ऊपर, जी। तो लोगों के मन में संशय है बहुत सारा कि भाई क्या नाड़ी ज्योतिष में आता है ये? सब कुछ आता नहीं, है। यहाँ मैं अनुमान नहीं पूछ रहा, मतलब ये अनुमान नहीं बताना। अगर नाड़ी ज्योतिष में दिखाई देता है कि हाँ भाई बताया जाता है, तो इस पर हम बात करें। मैं बताता हूँ, नाड़ी ज्योतिष में क्या आता है पहले वो क्लियर करता हूँ। नाड़ी ज्योतिष में एवरीथिंग ऑन द अर्थ एंड बियॉन्ड अर्थ। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। एवरीथिंग ऑन द अर्थ मतलब कि अर्थ पे, पृथ्वी पे जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, चाहे वो बड़ी घटनाएं हों, चाहे दुर्घटनाएं हुई, चाहे कोई स्ट्राइक हुई, युद्ध हुआ, वॉर हुआ, ये सब मंडेन बड़ी लेवल पे। एक तो इंडिविजुअल जातक का चार्ट हो गया, डेट टाइम प्लेस के बेस में आपने प्रेडिक्शन कर दी। एक आपने प्रेडिक्शन की देश की, इलेक्शंस की, सत्ता की, सब चीज़ों की अलग अलग। अब नाड़ी ज्योतिष में ये भी आता है और नाड़ी ज्योतिष में बियॉन्ड अर्थ भी आता है। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल पहले आपने बात की युद्ध की, तो हम 23 फरवरी या 22 या 23 को एक पहलगाम का केस हुआ था, ऐसे ही हुआ था, अप्रैल में हुआ था 22 अप्रैल। हाँ 22, हमने 23 अप्रैल का ट्वीट है, हमने लिख दिया था कि मई फर्स्ट वीक में पाकिस्तान को उसका जवाब मिलेगा और पाकिस्तान याद रखेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। और 2-4 दिन बाद, क्योंकि सोशल मीडिया है तो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, हमने 2-4 दिन बाद ट्विटर में लिख भी दिया कि 5, 6, 7 तारीख को कुछ ना कुछ इनको ज़रूर अटैक आएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा पाकिस्तान को, ऐसे लिख दिया। 4-5 तारीख की हमारी वीडियो, हम दुबई में थे, 5 तारीख की वीडियो है, हमने सुबह फ़्लाइट ली, हमने कहा भाई वो फ़्लाइट बंद हो जाएगी क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अटैक होना है। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट आवर पता था, पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें लिखा था कि उसमें हमने बोला कि 5 की रात, 6 की रात, 7 की तारीख कभी भी अटैक होगा और पाकिस्तान याद रखेगा। एग्जैक्टली 6 की रात को अटैक हुआ और वो वीडियो पहले का है एग्जैक्ट, तो इसमें एग्जैक्ट डेट आ जाती। फिर ये एक एग्जांपल नहीं है, बालाकोट स्ट्राइक की एग्जैक्ट डेट हमने ट्वीट कर रखी थी। रशिया वॉर की 13 दिन पहले एग्जैक्ट डेट 26 फरवरी या ऐसा कुछ था, 22 फरवरी एग्जैक्ट डेट। ऑब्वियसली हम दूसरे तो देश ये प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं भारत की नक्शे के हिसाब से, दुनिया के नक्शे के हिसाब से, पूरी प्रेडिक्शन भाई कौन से देश में क्या होने वाला है। राम मंदिर का 1 साल पहले हमने एग्जैक्ट मंथ बता दिया था कि भाई ये है, और ये सब ट्विटर पे हैं। हम ट्विटर पर प्रेडिक्शंस करते हैं देश दुनिया की, चाहे अमेरिका की हुई, चाहे कुछ, सब पता लग जाता है एग्जैक्ट। और बियॉन्ड अर्थ मैंने क्यों बोला, विक्रम लैंडर आज से कुछ साल पहले फेल हो गया था, मोदी जी को शायद वो 1-1.5 बजे पता लगा, हमने, हमारा ट्वीट है 11:30-12 बजे का कि इसकी लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। फिर इस बार जो लैंड हुआ हमने लिखा एकदम अच्छा होगा, उसके लैंड करने से पहले स्टार्ट हुआ तभी हमने कहा बहुत अच्छा होगा, सफल होगा। तो नाड़ी ज्योतिष में सब कुछ पता लग सकता है। ये किसके थ्रू? प्रश्न ज्योतिष के थ्रू करते हैं हम, क्योंकि हर चीज़ का जवाब जो है आपके पास, हर चीज़ का डेट टाइम प्लेस नहीं होता। तो प्रश्न, देश का भी डेट टाइम प्लेस होता है, सबका होता है, पर प्रश्न ज्योतिष से बहुत एक्यूरेट पता लग जाता है और इसकी एक्यूरेसी का कोई सामी नहीं है। जैसे अभी जानना चाहूँगी आने वाले 6 महीने हमारे सामाजिक रूप से, भारत के सामाजिक रूप से कैसे गुजरेंगे? हाँ, तो क्या हमारे पर दबाव रहेगा? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ जो आपने पहले पूछा था। तो क्या बोला था आपने, पाकिस्तान से पूछा था, राइट? ये क्या दोबारा अटैक होगा? हाँ, उसी से कनेक्टेड है। तो दोबारा अटैक बिल्कुल होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मुझे दिखता है कि पीओके जो है इंडिया का इंटीग्रेशन, इंडिया का पार्ट 2028 में हो जाएगा। 27 में युद्ध होगा
इंडिया पाकिस्तान से, और मुझे सितंबर 2026 के बाद ही दिख रहा है। तो अभी से लेकर सितंबर, अभी चल रहा है जुलाई, राइट, अभी से लेकर सितंबर 2025 जुलाई है। हाँ 25 जुलाई, तो मुझे अभी से लेकर सितंबर तक में भी कुछ चीज़ें दिखती हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं है। पर जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अगले साल सितंबर से लेकर 26 सितंबर से लेकर 27 में तो काफ़ी भयंकर दिखता है, और 27 में हो सकता है हम कैप्चर कर लें, और 28 में हमारा वो इंटीग्रेट हो जाए पीओके, और पाकिस्तान के कम से कम नहीं तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान रहेगा नहीं। ऑब्वियसली वहाँ की कौम अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, बस कुछ तानाशाहों ने, क्योंकि हम पाकिस्तानियों से मिलते रहते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, लंदन में, दुबई में, लोग बुरे नहीं हैं, लोग वहाँ इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, तो लोग अच्छे हैं। बट अब हुक्मरान जैसे भी हैं तो पाकिस्तान ना पूरब का पाकिस्तान रहेगा ना पश्चिम का। ये तो देखो बहुत पुरानी भविष्यवाणी, कोई हमारी नहीं है, पर लोगों ने टाइम नहीं बताया ना। टाइम हम बता रहे हैं कि 2028 से पहले सब नेस्तानुबूत हो जाएगा। और अगर इतनी लड़ाइयाँ होंगी तो हमारे सामाजिक जीवन पर भी तो फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल। युद्ध तो सबके लिए खराब होता है, पर मैं कहूँगा अभी से लेकर 2045-50 तक और उससे भी आगे तक भारत की ग्रोथ लाइन ऐसी है। अच्छा। भारत जो है ग्रो करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जितना ग्रो हमारा भारत करेगा उतना पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है, और हम दूसरे नंबर पे ही पहुंचेंगे और विश्व गुरु का स्थान भी लेंगे। तो ऐसी बात नहीं, जो मोदी जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो भी पूरा होगा। और प्रधानमंत्री जी भी, मुझे लगता है कि ये पूरा टेन्योर जो है, लोग बोलते हैं अभी अगले साल छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। हाँ, जो कि बीजेपी का रूल है कि वो 75 के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं, वो शायद उन्होंने बनाया था इस तरह। देखो जो भी है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा। मुझे लगता है अगर वो कहीं पोजीशन चेंज भी नहीं की, ही विल बी मोर पावरफुल, ठीक है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। मतलब ये आपको समझ में आता है, ये आपकी नाड़ी ज्योतिष के ऑब्वियसली हिसाब से? नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, उनकी पत्री के हिसाब तो से। आपके हिसाब से उनकी पत्री में अब क्या होगा? प्रधानमंत्री से ऊपर तो कुछ है नहीं देश के अंदर, राष्ट्रपति है बस, इसके ऊपर क्या है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं दिखता कि मुझे वो हट जाएंगे। रूल है तो आई डोंट नो, रूल चेंज भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं उनको उससे भी, इससे भी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे देता हूँ, राष्ट्रपति हैं या जो भी होगा, मतलब जो भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, कोई नई पोजीशन हो, कोई चीज़ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पत्री इतनी स्ट्रांग है आने वाले टाइम में कि अभी 2029 तक तो वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ वोट ज़्यादा हो। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, पर मुझे इतना मालूम है कि उनकी पत्री इतनी स्ट्रांग है कि उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में और भारत में भी कायम रहेगा। कोई उनको रिप्लेस करने वाला भी पैदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है। हम बात करते हैं अपने भारतीय समाज की जीवन की में, आने वाले 6-8 महीनों में क्या उसका प्रभाव रहेगा? अभी जैसे लोग, कभी महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, आप ये बताइए कि किस साल एक्सीडेंट नहीं हुए, किस साल बाढ़ नहीं आई। हाँ, कुछ इतने मेजर नहीं होते एक्सीडेंट, बट आप समझ लीजिए कि हर साल कोई ना कोई परेशानियाँ आती है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें आती हैं। तो ये साल भी, आने वाले 6 महीने थोड़े मिक्स रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने में दुनिया ख़त्म हो जाएगी या दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी। हाँ, तो वो रहेगा। हमारे अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं ये देखूंगा कि कुछ 2-4 चीज़ें मुझे दिखती हैं विच कैन बी नेगेटिव, बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। लाइक कोरोना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं यही आने वाला था, क्या कोरोना का इफेक्ट वापस आने वाला है जो पीछे चला था? आएगा। देखिए, ये हमें 2022 की भविष्यवाणी टूट की थी। हमने 2022 में लिखा था कि 2024 के फर्स्ट हाफ में, हाँ, और 2025 में कोरोना आएगा। और फिर हमने 2025 के शुरू में भी लिख दिया था, जब कोरोना का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। अब देखिए आ रहा है और बढ़ रहा है। तो देखिए, पर कोरोना तो आएगा, पर आप ये समझिए कि इंडिया ने और चाहे विश्व ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया। तो हम ऐसा लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं आएगी, पर हाँ, सेफ गार्डिंग या इंस्ट्रक्शंस या मास्क, ये सब आ सकते हैं। तो कोरोना का प्रकोप अभी थोड़ा बढ़ेगा, मुझे ऐसा समझ में आता है। पर दुनिया भी चलेगी और लोग भी अपना काम करेंगे, प्रिकॉशन होगा। पर ये जरूर दिखता है कि 26-27 आगे वायरस वॉर ज़्यादा है। 26, देखिए 28 से लेकर 31 तक का समय बहुत ही गड़बड़ है पूरे विश्व के लिए, 2028 से लेकर 31 तक का। और ये 26-27 से ये ट्रेलर चलेंगे, तो इसमें वॉर्स भी होंगी कुछ अलग अलग जगह। वायरस वॉर ज़्यादा मुझे समझ में आती हैं, ठीक है। वायरस वॉर जो हैं, ये वेपन्स भी जो हैं वायरस के, तो ये जो मास स्केल पे अगर मृत्यु का आगे बनता है तो उसके कहीं ना कहीं रीज़न होंगे। और मुझे 26-27 दिखता है जहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। और 28 से 31 तो खैर टफ़ी टाइम है। तो पर अब इसको समझ के हमें घर में नहीं बैठना है। टफ़ टाइम हमेशा आया है, किस पिछले 100 साल में नहीं आया क्या? हमें तो अपनी योगा, ध्यान, प्राणायाम, अपनी साधना, सेवा में अपना समय बिताना है। जो भारतीय पद्धतियाँ हैं हमारी, जो भारतीय पद्धतियाँ हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। तो आगे क्या होगा उसको छोड़िए। मैं कहता हूँ हर दिन जिए,
हर दिन को उसी हिसाब से जिए कि आज ही का दिन है, बस आज आखिरी दिन है हमारा। आज आखिरी दिन है, बस इसी टाइम से जिए, तो आपका जीवन सुंदर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई आखिरी दिन है तो क्या आप वरी करोगे, आप चिंता करोगे? नहीं करोगे। आप सोचोगे भाई ठीक, मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो ज्योतिष को भी आध्यात्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ज्योतिषी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ले जाता उसके उपाय, अगर उसको आध्यात्म और ध्यान की तरफ नहीं ले जाता, तो मेरी दृष्टि में वो उपाय अधूरे हैं। अगर सिर्फ पानी में बहाना और ये करना और वो करना, कुछ मैं नहीं, इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग परेशान है अपने जीवन से। कोई भी जाता है अगर परेशान है अपने जीवन से, तो वो तो उसका उपाय चाहता है। अब कोई भी ज्योतिषी उसको जो उपाय बताता है बेचारा वही करता है, उसमें उसकी कहाँ गलती है? आपको ये बताना चाहूँगा, संस्कार टॉक्स के माध्यम से पूरी दुनिया में ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी ज्योतिषी आपको उपाय देता है तो उससे ये ज़रूर पूछे कि कोई ध्यान के उपाय, कोई मंत्र के उपाय, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप ध्यान, क्योंकि कर्म सिर्फ ध्यान से ही करते हैं या गुरु कृपा से करते हैं, तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ उपाय बताए तो वो ज़्यादा फायदा करेंगे रादर देन आप कुछ ABC। दुनिया में आप देखते हैं यूट्यूब पे हज़ारों तरह के उपाय हैं। यहाँ पे एक बात और है कि जैसे बहुत सारे उपाय बताए थे कि गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, चींटियों को आटा डालो, तो अगर वो ध्यान से सब कुछ करना है तो फिर ये वाले कर्म क्यों होते हैं? देखिए, ये परोपकार का भी मैं मतलब परोपकार करूँ उसके बदले भी रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना है। उपाय तो ऐसे ही बताए जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, इसको उपाय नहीं बोलते। क्या कहा जाता है? अगर मैंने जो सुना है, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, जो मैंने सुना है, यहाँ बैठ के लोगों से बात करे हैं कि भाई अगर क्या कहते हैं शनि का कोई उपाय करना है तो आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, इस तरह के बहुत उपाय बताए जाते हैं। केतु के उपाय, कुत्तों का आप दूध पिलाओ, इस तरह के बहुत उपाय होते हैं। मतलब मैं एक्यूरेट कह रहा हूँ, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही उपाय बताए जाते हैं। मैं मालूम है, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपको बहाना नहीं कर रहा, पर आप बताइए कि मैं किसी कुत्ते को रोटी इसलिए दूं या गाय को रोटी इसलिए दूं कि मुझे उससे कुछ चाहिए, ये तो बहुत ही सेल्फिशनेस से होगी ना, है। ये उपाय मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप, मैं कह रहा हूँ ये करिए, अच्छा है, पर इसमें एक्सपेक्ट मत करिए, मेरा उम्मीद ना करें, मतलब ना करें। मगर कि अगर ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि भाई मेरा एक कोई ग्रह फलाना जो है वो ठीक नहीं है और ये उपाय करके वो ग्रह ठीक हो, इससे मेरी कुछ स्थिति कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास तो इतनी सारी दुनिया में आते हैं, लोगों को गाय खिला के, कुत्ते को दूध पिला के, काल भैरव के घर के, तो फायदा कितना होता है? 5 से, मैंने कहा ना, ये सारे उपाय 5 से 15% में फायदा होगा, पर 5 से 15%, या तो 5% फायदा होगा, मैक्सिमम होगा तो 15%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा। इससे ज्यादा अगर आपको करना है ना तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि कर्मों को काटना इम्पॉसिबल है। देखिए, हर चीज का, हर ग्रह का ना, क्या बोला गया शास्त्रों में, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। तो सारे प्लैनेट्स हमारे घर के शरीर के अंदर ही है, यही हमारा असली मंदिर है, यही हमारा टेम्पल है, इसी में सारे प्लैनेट्स हैं और सारे प्लैनेट चक्रों पर स्थित है। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट की एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं हमारी दालें हैं, चाहे जो कलर्स हो गए, उस समय प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, और थ्रू डोनेशन या किसी को खिला पिला के हम उनको थोड़ा सा हिलाना चाहते हैं, थोड़ा उनको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव होंगे, पर 5 से 15%, इससे ज़्यादा। नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है इस विषय में? नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से तो देखूँ, जो लिखा हुआ है वही होना है, जो लिखा हुआ है वो होना है। ये तो मैं आध्यात्म से, अपनी नॉलेज से, अपने गुरुओं की नॉलेज से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि भाई जो हमने देखा, चार्ट पढ़ के देखा, जो हमारे पास लोग आए, इतने इतने उपाय करके 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्च करके आए, कोई रत्न पहन के आए, कोई कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। अच्छा, रत्नों पे मैं आने ही वाला था, आपने अभी छेड़ दिया। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं, पर जब वो आध्यात्म में जाता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो जो सॉल्व होगी हम तो वही मानेंगे ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि रतन जो है, जो स्टोन्स लोग पहनते हैं अंगूठियों में या गले में, जैसे भी, हाँ, तो उसका क्या इफेक्ट है? ठीक है, बेसिकली आपने वो एनर्जी, जो भी आपका एनर्जी है, जो भी आपका प्लैनेट है, ठीक है, उसकी आपने एनर्जी पहन रखी है, उसको पॉजिटिव करने के लिए पहन रखा। पर कमाल की बात यह है विनीत जी कि 90% या 95% एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं है कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। अब पूछेंगे क्यों? भाई वो रत्न पहनाएंगे जो सबसे वीक प्लैनेट है आपका। और स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन्स एम्पलीफायर्स होते हैं। जो वीक होगा, जो नेगेटिव होगा, उसकी वो नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, उसकी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, ये पता ही बहुत कम लोगों को। देखिए, ये तो हमें शुरू से प्रेरणा थी, पर हमने फिर किसी से वेरीफाई करा है। किससे वेरीफाई करा है? नाम नहीं लेंगे, पर वो समझ लीजिए कि 16-17 जनरेशन से वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। बहुत बड़े नाम है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में। तो हमने ऐसे ही वेरीफाई किया, कुछ बात कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तो चल रहे थे, तो मैंने कहा हमें ऐसा लगता है। वो बोले एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्रेरणा थी कि ये भाई जो वीक प्लैनेट है उसके रत्न नहीं पहनने चाहिए।
अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसको आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसका पहनिए आप। वीक प्लैनेट्स को आप क्या करिए, उसको मंत्र से, ध्यान से, साधना से, योगा प्राणायाम से उससे स्ट्रॉन्ग करिए, या डोनेशन से, किसी को हेल्प करके उनसे स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब उससे उसकी नेगेटिविटी कम करिए। ठीक है, मंत्रों से नेगेटिविटी, मंत्रास आर इंटेलिजेंट एनर्जीज, स्टोन्स आर स्टैटिक एनर्जीज। मंत्र आपका पॉजिटिव बढ़ाएगी, नेगेटिव प्लैनेट का भी आप मंत्र करेंगे तो नेगेटिव नहीं बढ़ाएगी, पॉजिटिव बढ़ाएगी। स्टोन क्या करेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बढ़ा देगा। तो पहले मुसीबतें कम थी कि जो और मुसीबतें लाए। तो बात ये, तो स्टोन्स रिकमेंडेशन ना एक टेक्निक है, स्टोन्स का अपना प्रभाव है, पहनना जिसको इच्छा है पहने। मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता अनलेस कोई मेरे से स्पेसिफिकली पूछे, पर किसी का अच्छा दिखता है तो हम बोलते हैं हाँ पहन सकते हो, क्योंकि मतलब नाड़ी ज्योतिष में भी स्टोन का है प्रावधान। बिल्कुल बिल्कुल आप उसमें कर सकते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि आप स्टोन पहन लीजिए। रेगुलर नहीं, मैं वही कहना, अगर कोई बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है, मेरा ध्यान रहता है, मेरा ज़्यादा एम्फेसिस रहता है लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अच्छी एनर्जी की तरफ, योगा प्राणायाम ध्यान की तरफ भेजा जाए, उसी तरह के उपाय किए जाए जिनसे उनकी लाइफ में चेंजेस, और वो चेंजेस तुरंत देख सकें। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टोन पहन लिया, मैं वेट कर रहा हूँ पता नहीं कब होगा। ये तो आपको करके मतलब 2 4 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में आप देखते हैं, 3 महीने में यू कैन बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन विद डिफरेंट एनर्जीज। आप पूरा डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते, सोच आपकी डिफरेंट हो जाती। तो अगर ज्योतिषी हो के आपने वो किसी की लाइफ को एलिवेट नहीं किया, किसी की मन स्थिति को ऊपर नहीं उठाया, तो आप फिर काम पूरा नहीं कर रहे हैं। पंडित ये बताइए, ये तो आपने बता दिया रवि रत्नों के बारे में। अब मैं आपसे कुछ रेमेडीज पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, कि अगर जैसे कोई किसी को आर्थिक समस्या है, उसका ग्रह कौन से घर में बैठा है इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन उसको कोई आर्थिक समस्या चल रही है जीवन के अंदर, जो कि आदमी इसी से आजकल ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। जी जी। तो कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो जाए, उसकी समस्याएं कुछ कम हो जाएं। क्या करना चाहिए उसको, मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। हाँ देखिए, बस देखिए, अब ज्योतिष तो ज्योतिष है, बट मैं जो उपाय बताता हूँ मैं उस हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, नाड़ी ज्योतिष में क्या एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या कारण क्या है, अच्छा, किस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है क्या है, और कब अच्छी हो जाएगी, क्या तो फिर आपको कुंडली देखनी पड़ेगी। हाँ, कुंडली देखनी पड़ेगी, बट बिना कुंडली हाँ, बगैर कुंडली के, मतलब कॉमन उपाय पूछ रहा हूं जिसका सबको लाभ। तो अब मैं इसमें, जैसे मैं उपाय थोड़ा धर्म मंत्र और साधना और ध्यान के उपाय बताता हूँ, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आर्थिक स्थिति के लिए भाई सबसे इम्पॉर्टेंट आर्थिक स्थिति में क्या आ जाएगा, पैसा, राइट। किसी के पैसा अगर कमी है तो कैसे पूरा हो जाए, मैं उसमें बोलूँगा कि एक मंत्र है महालक्ष्मी अष्टकम। ठीक है, नमस्तेस्तु महामाय सूर्यपुठी सर पूजिते, मुश्किल से 3 मिनट का मंत्र है, वो सुबह शाम ज़रूर सुने। अच्छा, सुनना है, करना नहीं है, खुद जरूरत नहीं। देखिए क्या है, चैंटिंग में प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा। हाँ, किसी को संस्कृत नहीं आती, दिक्कत रहेगी, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका बोलने का। जिसको आती है वो पढ़ सकता है। मैं कहूँगा कि उसको सुने और ध्यान करें। सुनने और ध्यान करने का फ़ायदा बहुत है, जितना सिर्फ चैंट करने का नहीं है। चैंट अगर करना है तो उसको ध्यान भी करना पड़ेगा, नहीं तो फ़ायदा पूरा नहीं होगा, जैसा मैंने बोला। तो जो महालक्ष्मी अष्टकम है वो ज़रूर सुने सुबह शाम, ये आपकी चीज़ों को काफ़ी स्मूथ बनाएगा। ठीक है, दूसरा मैं बोलता हूँ भाई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 8th हाउस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, कर्म करना, शौर्य और कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिम्मत हार गए तो कैसे काम चलेगा। तो शौर्य के लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आपके चक्रों की, आपके प्लैनेट्स के अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। सब चीज़ों के लिए, बधन के लिए, शौर्य के लिए, मेहनत के लिए। तो क्या करना है आपको, एक मैं बोलता हूँ पद्म साधना यूट्यूब में गूगल करेगा तो मिल जाएगा। पद्म साधना ज़रूर एक बार करें, 20 मिनट का है, उसमें बहुत सारे प्राणायाम है, आसन है बहुत सारे। अच्छा, योग है वो? योग है बेसिकली, बहुत सारे आसन हैं, तो वो ज़रूर करें। जैसे मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, सब ब्रह्मांड में एक एनर्जी और वाइब्रेशन है। आप योगा मैट पे ऑब्स्टिकल झेल लीजिए या अपनी लाइफ में झेलिए, चॉइस आपकी। देखिए, योगा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, अरे कौन करेगा रोज, ये आ गया, ये टांग यहाँ, आलकस बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, तो वही बड़ी मुसीबत है, ऑब्स्टिकल है बहुत बड़ा। तो ऑब्स्टिकल या तो योगा मैट पे झेलिए अपनी लाइफ में, तो पद्म साधना जरूर करिए। महालक्ष्मी अष्टकम मैंने बोला, और तीसरा मैं बोलूँगा गणपति अथर्वशीष। ये बड़ी बड़ा गणपति जी का काम किया है ऑब्स्टिकल्स को हटाना। तो सिर्फ सुने और ध्यान करें तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत लाभ हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत करें। लेटे रहेंगे, सोचेंगे कि मेरा सब काम हो जाएगा, तो नहीं। हाँ, ये करेंगे तो आपकी काम में सफलता के चांसेस अगर आज 0 हैं तो आप 10 में से 5 देख लेंगे, फिर 8 देख लेंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है 10 भी देख लें।
तो आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा जी। अच्छा, दूसरी एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल जो देखने में मून आती है, हर घर में छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी तो है ही, लेकिन काफी सारे घरों में असाध्य रोग भी है। जैसे आप समझ रहे हैं, असाध्य रोग कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी बिल्कुल है बिल्कुल जिससे वो ग्रस्त हैं, इलाज भी नहीं मिल पा रहा, पैसे भी बहुत खर्च आ रहे हैं। तो इसका कोई उपाय बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि जो उसको करने से जो है उनके, चाहे घर में किसी को भी है, तकलीफ तो पूरे परिवार को होती है। समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। असाध्य रोग में कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु, ठीक है, इन सब का रोल बहुत आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह के रोग किसी को बहुत सता रहे हैं तो देवी की स्तुति, देवी कवचम एक मंत्र है, वो बहुत पावरफुल है। देवी कवचम और महामृत्युंजय, दो मंत्र को अगर सुना जाए और ध्यान किया जाए रेगुलर, रोज, तो बहुत पावरफुल। सुबह शाम 2 टाइम तो करना। अगर किसी भी मंत्र को 2 टाइम करेगा ना सुबह शाम, तो उसका पावर 100 गुना हो जाता है। 1 टाइम करने में 50% मिलेगा, 2 टाइम करने में 100% मिलेगा। तो मतलब 2 टाइम करने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। और तीसरा देखिए, किसी के भी असाध्य रोग क्यों होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सारे प्लैनेट्स की पोजीशन गड़बड़ है। 6, 8, 12 बहुत स्ट्रांग है, 5, 9, 11 जो रिकवरी एनर्जी है, 5, 9, 11 या 5, 11 वो कम है। ठीक है, तो 2 मैं बताऊंगा चीज़ें इसमें। एक ओम नमः शिवाय, ठीक है। दूसरा क्या, धर्म का कार्य, जो भी धर्म का कार्य हो सके वो ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो उसके लिए। कोई भी धर्म से रिलेटेड कार्य, उसमें उसकी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी। और तीसरा मैं बोलूँगा ग्रेस, वही किसी भी संत महापुरुष, कोई एनलाइटन मास्टर, किसी का अगर दर्शन करने को, किसी से मिलने का सौभाग्य मिले तो मिस ना करें। क्योंकि दर्शन मात्र से ही, जो सत्पुरुष होंगे, सद्गुरु होंगे, उनके दर्शन मात्र से ही आपके कितने पाप कट जाते हैं। पाप ही बीमारी का रूप लेते हैं। तो पाप जो है वो काटने के लिए सद्गुरु का दर्शन, मंत्रों का ध्यान और थोड़ा धर्म के कार्य अगर आप करेंगे तो आपके असाध्य रोग जाते रहेंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बिल्कुल फर्क लगेगा आपको, 3 से 6 महीने में बहुत फर्क लगेगा। और हमारे पास तो देखो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आए हैं जिनको लोगों ने बोला, डॉक्टर ने बोला, और ऐसे कई सारे स्टडीज़ हैं, मतलब 10 तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, 10 से ऊपर ही गिनवा सकता हूँ, जिसमें डॉक्टर ने बोला आप 3 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। हमने कहा भूल जाइए, आप रहेगा, आप ये करिए। और वो आज 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए जीवित हैं, जिनको डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का टाइम दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं। और तीसरा जो है, हमारे युवा जो दर्शक है उनके लिए, जो कैरियर को लेके बहुत कॉन्शियस है, कौन सा कैरियर चुने, कौन सा ना चुने। लाखों रुपए खर्च होते हैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उसके बाद समझ में आता है यार ये तो गलत कर लिया, ये नहीं करना। हाँ देखिए, इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कोई सेल्फ प्रमोशन है, बट अगर आपको करियर में कन्फ्यूजन है, करियर चूज़ करना, आपको एक अच्छे ज्योतिषी के पास, स्पेशली नाड़ी ज्योतिष को दिखा लेना चाहिए। वो जो लाखों रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये छोटी सी फीस या किसी को देनी है या कुछ दान करनी है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। जो आपको गाइडेंस मिलती है ना, वो लाखों करोड़ों की मिलती है। तो किसी अच्छे नाड़ी ज्योतिष को आपको दिखाना चाहिए, जो नक्षत्र करते हैं, वो आपको करियर की गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकते हैं। दूसरा उपाय रूप में मैं बताता हूँ, कंफ्यूज क्यों होता है आदमी, 2 चूज, मून आपका गड़बड़ है और मरकरी, बुद्धि कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है, और मून, ठीक है, अगर तब आपको कंफ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आता करूँ ना करूँ। तो 2 उपाय मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स को करने चाहिए, जो बहुत प्रभावकारी हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं। एक तो विष्णु सहस्त्रनाम रेगुलर सुने, उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है, अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनेगा, हफ्ते में 1-2 बार भी सुनेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। रोज सुनेगा तो फिनोमिनल उसका इम्पैक्ट है। और हमने कितनी सारी रिसर्च, कितनी सारी क्या समय उत्तम क्या उसको सुनने का, सुबह, रात, दोपहर, कब सुनना चाहिए उसको? मैं कहता हूँ भगवान को याद करने के 24 घंटे मुहूर्त लगा हुआ है, तो जब मौका मिले तब कर लो। क्योंकि कोई टाइम दे देंगे, बोलेंगे अरे सुबह मिस हो गया, अब तो नहीं करेंगे, शाम, अरे शाम मिस होगी, तो कोई स्कोप नहीं। 24 घंटे में कभी भी कर ले बच्चा। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, YouTube मोबाइल सबके पास ये, उसमें डाउनलोड करना है और आपने सुनना है। हमारे गुरु महाराज कहते थे भगवान को याद करने के लिए 24 घंटे शुभ मुहूर्त लगा हुआ है, कभी भी कर ले, ठीक है, और किसी भी स्थिति में कर ले, ठीक है। हम मंत्रों को हम हर स्थिति में नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा हाथ मुंह धो के एक अच्छे से आसन पे बैठ जाएं तो अच्छा रहता है। पर आप लेट के, बैठ के कभी भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली बैठ के करें। लेट के अगर कोई बीमार अवस्था में है, कुछ है, तो लेट के भी सुन सकता है, उसमें कोई बात नहीं। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो बैठ के रीढ़ की हड्डी थोड़ी कंफर्टेबली सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें और सुनें, और बस मंत्रों में खो जाएं। ये तरीका है मंत्र सुनने का, ठीक है। रिस्पेक्ट से, जितनी आप रिस्पेक्ट मंत्र को देंगे, मंत्र उतना आपके लिए कारगर साबित है। अब आप कार में सुन रहे हैं, चलते फिरते सुन रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो मंत्र भी अपना काम चलाओ इम्पैक्ट देगा, वो भी 20% देगा। तो जितना आप रिस्पेक्ट दीजिएगा मंत्र को, उतना प्रभावशाली काम करेगा। दूसरा मैं बोलूँगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
क्योंकि मून जो है आपकी से देखिए, मन हुआ तो मैं यहाँ से विदेश चला गया, मन हुआ तो यहाँ से कहीं और चला गया, मन हुआ तो ये कार्य कर दिया। तो मन की अवेयरनेस, मन का पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 5th हाउस और 10th हाउस बोलते हैं स्ट्रांग विल्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको मून को ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी शिव जी का कोई भी स्तोत्रम है, ठीक है, वो भी सुने तो अच्छा रहेगा। मतलब इतने सारे मंत्र हैं, आप कोई भी सुने, पर ओम नमः शिवाय और विष्णु सहस्त्रनाम मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा वो करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। गुरुजी, क्या अभी आप यहाँ भारत में ही क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, या विदेश में भी जाके आप विजिट कर रहे हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं विदेश में जाता हूँ, मैंने स्टैनफोर्ड में भी टॉक दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी टॉक दिया, और कई जगह जाता हूँ मैं टॉक करता हूँ। अलग अलग टेम्पल्स हैं, अमेरिका जाता हूँ तो यूएस में काफ़ी सारे शहरों में मैंने विज़िट किया है, और नाड़ी ज्योतिष की अवेयरनेस करता हूँ, बेसिकली टॉक करता हूँ, लोगों को बताता हूँ ज्योतिष ऐसा है। और ज्योतिष को आप जीपीएस, ज्योतिष क्या है, मैं ज्योतिष बोलता हूँ ज्योतिष एज अ जीपीएस ऑफ लाइफ। आप जैसे जीपीएस को यूज़ करते हैं वैसे ही लाइफ के इवेंट, भाई पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, करियर हो गया, मैरिज हो गई, कोई और प्रॉब्लम्स हो गई, उसके लिए ज्योतिष का यूज़ करिए। पिंच ऑफ ए सॉल्ट, जैसे खाने में सॉल्ट नहीं होता तो मज़ा नहीं आता, राइट, आप उतना इंजॉय नहीं करते। तो ज्योतिष को भी पिंच ऑफ ए सॉल्ट की तरह, इन द सेंस एक एसेंस की तरह यूज़ करें, एक टूल की तरह यूज़ करें। तो टॉक देकर उनको अवेयरनेस करना। अभी जैसे मैं यूएस जा रहा हूँ, वहाँ लोगों को बात करूँगा, कई जगह मेरी मीटिंग्स भी हैं, अच्छे अच्छे अधिकारियों से मिलना भी है वहाँ पर। देखिए, ये बेसिकली क्या, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और अवेयरनेस करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन भी जोड़ते हैं, ऑनलाइन भी जोड़ते हैं। तो ऑनलाइन तो कहीं से भी बैठ के आप पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हो, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ या कहीं ट्रैवल भी करता रहता हूँ, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है। और बट ये है कि जहाँ जाता हूँ तो हम ऑफलाइन कैंप करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अब यूएस गया या दुबई गया या कहीं पर भी गया, तो वहाँ हम ऑब्वियसली विद प्रॉपर परमिशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, वी डू द कैंप्स। तो वहाँ लोगों को अवेयरनेस करके हम पढ़ाते हैं, बताते हैं। मेरे ऑफिसेज़ हैं, दुबई में भी है या यूएस में भी है। So we have our offices, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ऑफिसेज अक्रॉस वर्ल्ड। सो वी डू द वर्क बेसिकली। पंडित जी, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी हमें जानकारियाँ दी नाड़ी ज्योतिष के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार टॉक्स में आने के लिए आपको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे और किसी और विषय पे इस पर बात करेंगे और विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। और आप सभी देखने वालों को, दर्शकों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी के भी नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत जी, संस्कार टॉक से बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।